हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हमारा रहेगा सुपर 30 क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि वार्षिक परीक्षा में जो 24 फरवरी को परीक्षा होने वाली है एमपी बोर्ड की, उसमें जो हम आज क्वेश्चन बताएंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बस यही क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है और इसी क्वेश्चन से इतना करने पे आपके सभी प्रश्न होंगे 100% यहीं से आपके फंस जाएंगे, जबकि वही जो मेथड होगा वही आपको यूज करना है। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये रहे हमारे मैथ के क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये सेकंड चैप्टर का है। ये है हमारे पास क्वेश्चन दिया है निम्न द्विघात बहुपद है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। शून्य जब ज्ञात करेंगे तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले इसमें आपको याद रखना है कि बहुपद हमें क्या दिया गया है, टी स्क्वायर माइनस 15 दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है हमें? बहुपद। बहुपद क्या दिया है? टी स्क्वायर माइनस 15। इसको हम हल करेंगे क्योंकि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले कैसा करेंगे इसको कि इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर में क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। टी का स्क्वायर हो गया, 15 किसका स्क्वायर होता है? रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या लिख देंगे? 0। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। बराबर क्या लिख देंगे? 0 कर देना है। एक बार आपको क्या करना है, टी प्लस अंडर रूट 15 को लेकर के चलना है, और एक बार आपको किसको लेकर के चलना है? टी माइनस अंडर रूट 15 को लेकर के चलना है। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसके बाद अंडर रूट 15 के पक्षांतर करेंगे, प्लस में है तो किसमें हो जाएगा? माइनस में, और ये माइनस में है तो किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। आंसर हमारे पास इसका क्या मिल जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा टी के कौन कौन से शून्य कहला गए हैं? एक हो गया 15 और हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15। इतना भी आप लिख सकते हैं। अगर इसके आगे और लिखना है, अगर इसमें और लिखना है आपको कि ये हमारा आंसर हो गया। यदि आंसर लिखा कि आता है हमारे पास आता है दिए गया तो ऊपर टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य क्या क्या हो जाएंगे? 15 और अंडर रूट 15 हो जाएंगे। यहीं से पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इजी है एकदम। इसी तरीके से और जो भी क्वेश्चन आएंगे इनको हल कर लेना। हमारे पास यही सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद है जिनके हमें क्या दिए गए हैं? शून्य दिए गए हैं। शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। क्या दिया हमें यहाँ पे? शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि पहले दिया क्या है हम वही लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया क्या दिया? शून्यकों का योगफल। तो पहले आपको क्या मानना पड़ेगा? द्विघात बहुपद आपको मानना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और क्या मान लेते हैं? अल्फा और बीटा है। ठीक, तो हमें क्या दिया गया? शून्यकों का योगफल दिया गया। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया गया है? 1/4। और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया गया है? -1। अब हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। जब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक हम सूत्र हम आपको बता रहे हैं। क्या होता है बहुपद ज्ञात करने का सूत्र? होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए मान रख देते हैं यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया? 1/4 दिया है।
एक्स कर दीजिए और यहाँ पे क्या दिया अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है -1 दिया है। ब्रैकेट हटा देंगे, एक्स में एक में गुणा करेंगे तो एक से कम x/4 हो जाएगा और प्लस माइनस -1 हो जाएगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रिक से याद रखना है जो कि पेपर में हमेशा काम देता है, याद ही रखना है आपको। जो भी यहाँ बटन में लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास बटन यहाँ पे क्या लिखा है 4 लिखा है, इस हमको क्या कर देना है सब में 4 का गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x²। जिसके बटन में रहेगा वहां से आपको 4 हटा देना है, गुणा बिल्कुल नहीं करना। और यहाँ पे 4 1 कम 4 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये एकदम, बाकी इसके बहुत सारे तरीके हैं। बराबर के बाद आपको जीरो भी करना होता है, बराबर जीरो करेंगे पक्षांतर करेंगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, सवाल भी बड़ा हो जाता है। इसके बाद हमारा तीसरे चैप्टर का एक मोस्ट क्वेश्चन है जो कि ये विधि आप क्या, इसमें कोई भी विधि का यूज कर सकता है, चाहे वो विलोपन विधि हो या फिर प्रतिस्थापन विधि हो, और या कि पहले भी एक विधि आया करती थी वज्र गुणनफल विधि, तो वह भी आपको याद रखना है कि कोई विधि आप यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिए गए हैं, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए। तो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म कौन कौन से रैखिक समीकरण दिए हैं 3x - 5y - 4 = 0 और सेकंड क्या दिया गया है 9x = 2y + 5। यहाँ पे थोड़ा सा क्या याद रखना है, हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे देखिए x y और अचर पद ये भी बराबर के लेफ्ट साइड में है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि बराबर जो है इक्वल, इसके लेफ्ट साइड क्या केवल 9x दिए गए, 2y + 7 इसके राइट साइड है। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ पे क्या इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा है 3x - 5y, इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में तो किसमें हो जाएगा प्लस में। फिर सेकंड समीकरण क्या दिया गया है = 2y, सॉरी ये इसको अपन क्या कर देते हैं समीकरण को बना के लिख देते हैं, इसका पक्षांतर कर देते हैं। चलिए तो पक्षांतर करेंगे तो देखो 2y बराबर की बात है, राइट साइड में जब लेफ्ट साइड लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पे 7 को रहने देना। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों समीकरणों को हल करना है, x और y के मान को निकालना है। आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि x वाला और y वाला और ये बराबर ही आ जाएगा, फिर ये लिखा, फिर यहाँ पे 3x + 4y। बच्चे अक्सर इसको कर देते हैं, ये पढ़े रहते हैं लेकिन थोड़ा सा घुमा के दे दिया क्वेश्चन, इसमें गलत कर देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि बराबर के पहले मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट इक्वेशन में आपको जो भी रखना है वही सेकंड इक्वेशन में भी रखना है। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देते हैं। क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, चलिए दोनों समीकरणों को हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहला काम तो करना है, इसको हम विलोपन विधि से आपको बता रहे हैं। विलोपन विधि में हम बताएंगे चाहे तो प्रतिस्थापन से हल कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि आप कौन सी विधि बताइए, सीधे लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए। ये नहीं बोला है कि विलोपन से हल कीजिए, प्रतिस्थापन से हल कीजिए कि कोई विधि से हल कीजिए, ये नहीं दिया हमें क्वेश्चन बोला है समीकरण को हल कीजिए, कोई विधि आप लगा सकते हैं। हम यहाँ पे विलोपन विधि से हल कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। विलोपन विधि आपको क्या करना है, सबसे पहले काम करना है कि x या कि y दोनों चर राशियों में किसी भी एक चर राशि के गुणांकों को बराबर करना है। चलिए गुणांकों को बराबर कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है 9 लिखा है, समीकरण में क्या लिखा है 3 लिखा है, समीकरण 2 में 9 लिखा है। आपको क्या याद रखना है कि दोनों के मान बराबर करना है। एक सरल सा तरीका है, यदि समीकरण 1 में हम 3 का गुणा कर दें तो ये 9 बन जाएगा, समीकरण 2 में पहले से ही 9 है तो आप ये भी कर सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे, जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 से कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 3 को 15 भाई और 3 का गुणा 4, दोनों साइड राइट लेफ्ट दोनों सब में गुणा करना है। इसमें तो हम किसी का नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से ही क्या दिया गया है संख्या दी गई है ना। चलिए अब आपको थोड़ा सा क्या याद रखना है, इसमें चिन्ह जरूर देखना कि 9 के पहले किसी का नहीं मतलब प्लस है, तो ये 9 के पहले भी कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, प्लस है तो क्या करना है हटा देना। चलिए जब यहाँ चिन्ह चेंज करेंगे तो सभी के चेंज होंगे, तो अगर माइनस में है तो प्लस में और प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, 7 लिखा है याद रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रॉस हो जाएगा। अब जो भी बचा उसको अपन लिख देते हैं। देखिए तो 15 बाई माइनस में 2 बाई प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस अलग अलग चिन्ह होते हैं,
आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, यदि जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाया जाता है, और जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो चलिए इसको करेंगे, तो 15 में 2 घटाएं कितना जाएगा, 13 बाई आ जाएगा। अब चिन्ह जोड़ने घटाने का नियम होता है कि जोड़ घटा तो देते हैं, लेकिन जोड़ने घटाने के बाद जो चिन्ह होता है वो बड़ी संख्या क्या है, 15 की जो 15 है ना, 15 पहले माइनस यहाँ माइनस कर देंगे, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। चलिए यहाँ पे भी घटा देते हैं, तो 12 में 7 घटाएं कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। बड़ी संख्या 12 है, 12 के पहले कोई नहीं तो कुछ मत करिए। y का मान निकालेंगे, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, 13 कहाँ चला गया बटे में। तो y का हमको जो मान है वो y का मान हमको क्या मिल गया है यहाँ पे, -5 बटे 13 मिल गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 में हम y का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में जब y का मान रख देंगे तो समीकरण क्या दिया, 3x यहाँ पे दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 3x 5 लिखा है, y की जगह y का मान कितना है, 5 बटे बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से इसको हल करते हैं, क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 और ये आ जाएगा 13। याद रखना है 5 है, 5 के यदि 5 यहाँ पे कोई संख्या होती कटता तो ठीक है, नहीं कट रहा तो क्या करना है, इस 5 का गुणा को ऊपर वाली संख्या में करना, अंश में जो होगा वहां भी आपको गुणा कर देना। इतना मिल गया। अब इसके बाद ये क्या हो गया, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ इसको कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 13। अब ये तो कटेगा नहीं, बटन 1 मानेंगे, 13 कम 13 गया, तो 13 तिया 39x, 13 से 13 कट गया, कितना बचेगा 25, बराबर कितना बचा 4 हो गया। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 39x कम 25 बराबर 13 कहाँ चला जाएगा, पक्षांतर करेंगे, बटे में तो गुणा हो जाएगा, तो 13 चौक कितना हो जाएगा, ये हो गया 13 चौको 52, ये 25 का भी क्या कर देते हैं पक्षांतर, ये हो जाएगा 39x, 52 में 25 घटा तो कितना बचेगा हमारे पास, 27 बचेगा। x का मान निकालेंगे, 27 39 कहाँ चला गया, बटे में चला गया है ना, इसको कट कर दीजिए, 3 से 3 नंबर 27 और 3 कितना हो जाएगा 13। तो x बराबर हमको कितना मिल गया, 9 बटे 13, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। कुछ बच्चों का कहना है, इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो होता है तो ये सब कट जाएगा, 0 इस तरीके से हमारा समीकरण बन जाता है, 0 बराबर 17, इस तरीके से x और y, ये इस तरीके से भी आंसर आता है। कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि ये सोचे कि बराबर के पहले 0 हो गया मतलब हमारा गलत नहीं है, गलत बिल्कुल नहीं है, तो सही है, क्योंकि क्वेश्चन आपको दे रहा है आसानी से, बस यही तरीका आप यूज करना है, इसी तरीके से आप करेंगे सवाल, आंसर जो है वो अपने आप आ जाएगा, है ना, कैलकुलेशन सही होगी तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया जो कि 4 चैप्टर से है। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, थोड़ा पढ़ लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये दिया कि निम्न द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस a इक्वल टू 0, मतलब 2x² धन kx धन 3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात करना है यदि इसके दो मूल बराबर होते हैं। तो द्विघात समीकरण के जब फोर्थ चैप्टर में आप देखे होंगे कि द्विघात समीकरण के जब दो मूल बराबर होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन, ज्यादा हिंदी लिखना हम नहीं बता रहे हैं, केवल सरल तरीके से बता रहे हैं यहाँ पे आपको। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो हमें समीकरण दिया गया है इसकी कंडीशन दो मूल बराबर होते हैं, इसकी कंडीशन क्या होती है, b² - 4ac = 0, ये कंडीशन होती है। यहाँ पे हमको b का मान, a का मान, c का मान पता हो, क्या पता है, नहीं पता है। जब नहीं पता सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण की ax² + bx + c बराबर 0, समीकरण बोला है तो बराबर 0 करना है, यदि बहुपद बोलता है तो बराबर 0 नहीं करते,
से तुलना करने, चलिए समीकरण की तुलना कर देते हैं। सब तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए का मान कितना मिल जाएगा, 2 मिलेगा, बी का मान मिल जाएगा, शुरू में ए का मान देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, ए का मान 2, बी का मान के, देन सी का मान कितना मिल गया ना। चलिए अब आप क्या रखें, यदि दो मूल बराबर होते हैं, यदि यदि समीकरण के दो मूल बराबर हों, अब क्या कंडीशन होती है जब दो मूल बराबर होते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या होता है, 0 होता है। चलिए मान रख देते हैं बी का मान कितना है, के है तो के स्क्वायर, और ए का मान कितना है 2, और सी का मान कितना है 3, बराबर क्या हो गया 0। के का मान के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 से कितना हो गया 24 बराबर में 0। के स्क्वायर 24 का पक्षांतर कर देंगे प्लस में है तो माइनस में, के का मान निकालेंगे स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यहाँ पे देखिए अब के का मान जब निकालेंगे तो 24 का क्या कर देते हैं, इसमें गुणनखंड निकालें कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 12, 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3, 3 से कहना दूनी, यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और कितना हो जाएगा 3, ये आपका हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे ये देखिए जोड़ा किसका बना, 2 का बना, तो इसको एक बार बाहर लिख दीजिए, जो बच गया उसको आप अंदर लिख दीजिए, कितना मिल जाएगा, के बराबर कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट, इसको प्लस माइनस दोनों में लिखना है। इस प्रकार से हमारा क्या मान मिल गया, के का मान। तो ये भी आपको याद रखना है के का मान निकालते कैसे, और यही हमारा हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन आता है 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये सुपर 30 बैच हमारा चल रहा है, केवल आपको हम 30 क्वेश्चन ही इसमें सॉल्व करवाएंगे, है ना। ये 30 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, ये हम कहते हैं अगर आपको 75 का है तो 75 में आप ये मान लीजिए कि आप 40 प्लस आप चले जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर अटेंड करिए, कल जो एग्जाम होने वाला है उसमें जरूर ये क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन कभी कभार ऐसा होता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिए तो बच्चे कहते हैं कि सर आप ये क्वेश्चन बता दिए, भैया आपको मेथड याद रखना है, मेथड आप पढ़िए ना, क्वेश्चन को आप रटेंगे कब तक रटेंगे, कितने क्वेश्चन आप रटेंगे, है ना। चलिए हमारे पास यहाँ क्या मिल गया क्वेश्चन, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब 8 के 15 तक की संख्या लिखी, 8 फिर 16 फिर 24, तो 15 नंबर तक लिखेंगे, 15 से 20 हो गया, तो उनका योग क्या होगा, तो योग के लिए आपको नहीं देखना कि जोड़ के लिख देना है। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, 8 के 15 गुणजों की सूची पता होना चाहिए ना, कितने होते हैं। चलिए तो क्या लिखेंगे हम पहले, 8 के प्रथम 15 गुणजों की सूची आपको बनाना है, ठीक है ना। चलिए 8 के जो हम 15 गुणजों की सूची हम बनाएंगे यहाँ पे, तो क्या एक हमको क्या बना देना है, एपी बनाना है ना। चलिए ये हो गई हमारी एपी, एपी क्या बन जाएगी, 8 पहले तो 8 ही होगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 24, फिर आपको डैश डैश कर देना है, फिर लास्ट में 15 नंबर पे क्या आ जाएगा, तो 15 में 8 का गुना कर दीजिए, 15 से 120 आ जाएगा। ये हमारी क्या बन गई, एपी। अब योग ज्ञात करने के लिए आपको एन का मान पता हो, ए का मान पता हो, डी का मान पता हो, है ना, तो वो भी चीजें देखेंगे। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ए का मान हमारा क्या हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 8 होगा, डी कितना होगा डिफरेंस, तो दूसरे वाले पद में पहले को घटाए, 16 में 8 को घटाए कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, और एन का मान क्या कहलाएगा, एन मतलब कितने 15 गुणज ले लेना, हमको पता है कि 15 तो 15 लिख लीजिए, और जो लास्ट में दिए गए उसको ए एन बोलते हैं, ए एन, या तो आप एल भी लिख सकते हैं, ए एन के साथ में एल लिख सकते हैं। चलिए अब क्या निकलना है, योग ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे पहले, सूत्र, योग ज्ञात करने का सूत्र जो होता है क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ये आपको क्या होता है, फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना। चलिए ऐसे लिख दिए, एन की जगह 15, क्योंकि 15 गुणज लेना है, 15 15 बटे 2 हो जाएगा, 2 लिख दीजिए, ए का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस एन का मान कितना हो जाएगा
15 हो जाएगा, एक रख दीजिए, डी का मान कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, है ना। चलिए ये हो गया 15/2, 8 दूनी हो गया 16, 15 में घटाएं कितना होगा 14, 14 ये 14 लिख दिए। मान रख दीजिए 15/2 हो गया, यहाँ पे 16 लिख दीजिए प्लस, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 112 हो जाएगा। 15 में 2 तो कटेगा नहीं, अगर नहीं कटा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 15/2 लिख दीजिए और यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 में 12 जोड़े कितना हो जाएगा 28, 128 आ जाएगा। इसको आप क्रॉस करिए, कितना आ जाएगा, कितना मिल गया हमारे पास 15 गुणे 64, गुणा कर दीजिए, 15 चौको 60, 0 6, 15 छक्का 90 और 6 96, तो इसमें आंसर कितना आ गया हमारा। ये आपको याद रखना है कि 15 गुणा जो है तो उनका कितना होगा 960। यदि आपको चेक करना होगा तो आप लिख सकते हैं 8 16 24 25, आप लिख के चेक भी कर सकते हैं आ रहा है कि नहीं है। इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो भी अभी आपको हम बता रहे हैं। ये हमारा जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो हमारे यहीं से सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या जाता है 6 नंबर पे, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया जाता है। an बराबर क्या दिया है 3 धन 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया है, an बराबर 3 धन 2 n दिया है ना। चलिए तो सबसे पहले हमको nवां पद दिया है ना, क्या दिया हमको nवां पद दिया है। nवां पद क्या कहलाता है, ये दिया क्यों है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। nवां पद क्या दिया है, an का मान, an बराबर कितना दिया है, कितना आपको दिया है ना। चलिए इसकी जगह में एक बार n की जगह में 1 रखेंगे तो हमको a1 का मान मिलेगा, पहला पद कितना हो जाएगा, n की जगह में 1 रख देंगे, कितना मिल जाएगा 3 बराबर कितना मिल गया 5। इसी प्रकार से a2 का मान निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 3 धन 2, n की जगह में कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, कितना हो जाएगा 2 2 4 और 4 3 7 मिल जाएगा। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, इसके बगल में जगह कम है, ये 7 कर दीजिए। फिर आपको कितने मान, कम से कम 3 मान निकालना है, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं। n की जगह में 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमको किसके किसके मान मिल गए, a1 a2 a3 मिल गए ना। चलिए जब a1 a2 a3 मिल गए हैं और ये हमें कहते हैं 22 पदों का योग ज्ञात करना, कितने पदों का योग करना है 22 पदों का, मतलब हमें क्या मान दिया है यहाँ पे, ये भी लिख सकते हैं कि दिया है, यहाँ पे लिख दीजिए जगह खाली है, n का मान कितना हो जाएगा 24 पता है 24 लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए जब योग ही याद करना n का मान पता तो a और d का मान पता होना चाहिए, तो a और d का मान हमको कहाँ से मिलेगा, चलिए हम आपको बताते हैं a और d का मान मिलेगा कहाँ से। यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा हमारा, एक काम करते हैं पहले अपन AP बना देते हैं, क्या बना देते हैं AP बना देते हैं। AP हमारी क्या हो जाएगी, पहले कितनी दी गई है, a का मान कितना दिया है 5 7 9, जैसे सब आगे करते जो संख्याएं होती जाएंगी। यहाँ से पहले किसका मान निकाल लेते हैं अपन, a का मान निकालते हैं, a बराबर कितने मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, d बराबर कितने मिलेगा 7 में 5 घटाइए, 7 में 5 घटाइए कितना मिलेगा 2 मिलेगा। आप 9 में 7 भी घटाएंगे तो d का मान बराबर ही मिलेगा, है ना। a का मान हो गया d का मान और n का मान भी हमें दिया है पहले से, n का मान कितना दिया है 24। चलिए अब आगे हल करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या दिया है, कितना सूत्र हमारा क्या होता है, सेशन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी दिया है। चलिए n का मान कितना निकालना है 24 पदों का योग ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने पदों का योग बोला है 24 का, 24 कर दिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 24/2 आ गया, 2 लिख दिए। a का मान कितना दिया है यहाँ पे देखिए 5 दिया, तो कितना हो जाएगा a का मान 5 हो जाएगा, प्लस n का मान कितना दिया है 24 कर दिए, -1 d का मान कितना है 2 तो 2 कर दिए। चलिए अब आगे इसको सॉल्व कर देते हैं, ये क्रॉस हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा यहाँ से 12 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 24 में घटाएंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 दूनी कितना हो जाएगा 46। डायरेक्ट बता रहे हैं
कैलकुलेशन तो इजी है, कठिन होती तो वो भी हम बता देते हैं। यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, 12 आ गया, कितना आ गया, 12 आ गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 46 कितना हो जाएगा, चलिए गुणा कर देते हैं, 12×72 तो कैरी कितनी जाएगी हासिल, 7×12=50, 60 और 60 कितना हो जाएगा 67, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप देख सकते हैं एकदम से इजी है, कोई कठिन नहीं है इसमें। कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा, जब तक हमको एपी नहीं पता होती, ये क्वेश्चन आते हैं घुमा के देता है ये क्वेश्चन, बच्चे ये परेशान हो जाते हैं। ये जो दिया है kn बराबर t + tn, तो ये हमें क्यों दिया है, ये दिया है हमें एबी बनाने के लिए, क्योंकि जब तक हमें एबी नहीं पता होगी तो हमें ए का मान डी का मान कैसे पता होगा ना, नहीं होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, इस आकृति में हमें किसका मान निकालना है, इसी का निकालना फर्स्ट वाले में, और सेकंड नंबर वाले हमको किसका मान निकालना है, यहाँ पे हमें ये मान निकालना है, और यहाँ पे हमें एलडी का मान निकालना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, देख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का नियम लगाएंगे। क्या कर देंगे इसमें हम, ये उन बच्चों के लिए ट्रिक अब बता रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि डिटेल से नहीं करना चाहते हैं। ये हो जाएगा एडी बटे में क्या हो जाएगा बीडी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एई और बटे में हो जाएगा सीई। चलिए एडी का मान देखिए कितना दिया है 1.5, बीडी का मान कितना दिया है 3, एसी का मान दिया 1 और सीई का मान हमें निकालना है ना। चलिए इसमें हम देखते हैं, इसका दशमलव हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 15, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/सीई, यहाँ से मान निकाल देंगे तो कटेगा कितना बचेगा 2, तो यहाँ बचेगा 1/2 और बचेगा 1/सीई। फिर ये गुणा करेंगे, सीई का गुणा 1 में तो सीई 1 कम सीई हो जाएगा और 2 1 कम 2। इसी प्रकार से हमें मान कितना मिल जाएगा, सीई का मान 2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। चलिए अब सेकंड नंबर क्या रहा है इसमें क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे वही नियम लगाएंगे, तो एडी के बटे में किसको लिखना है, बीडी को लिख देना है। ये हो जाएगा एडी बटे बीडी, और वहां पे क्या लिखेंगे एई बटे क्या हो जाएगा सीई हो जाएगा। ये भी दिए, एडी का मान इसमें निकालना है हमें। बीडी का मान कितना दिया 7.2 दिया है, एई का मान दिया 1.8 और यहाँ पे मान दिया 5. ये दिया। इसमें हम क्या कर देते हैं, दशमलव भी हटाना चाहे तो हटा सकते हैं हम, तो यहाँ से हो जाएगा एडी बटे पे 7.2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक इसका दशमलव हटा देंगे कितना हो जाएगा 18/2, इसका दशमलव भी हम नहीं हटाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एडी बटे 7.2 बराबर, ये कट करेंगे कितना जाएगा 3, 1 बटे कितना आ गया 3। अब यहाँ से हम एडी का मान निकालेंगे, एडी का मान निकालेंगे 7.2 बटे में तो कहाँ चला गया, यहाँ पक्षांतर किया तो ऊपर चला गया आंसर। इसको कट करके कितना बचेगा 3 2 6 3 2 12, हमें क्या मिल गया यहाँ पे एडी का मान मिल गया है 2.4, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो सेंटीमीटर भी लिख दीजिएगा, ध्यान देना सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में दिया है, ये जरूर याद रखना है थोड़ा सा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, और इस क्वेश्चन में भी क्या दिया है, आकृति 6.3 में चित्र दिया गया है, इस चित्र में किसका मान निकालना है, कोण पी का मान निकालना है। ये भी आपको ध्यान देना, ये भी 6 चैप्टर में ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, 7 चैप्टर में है, इसमें निकालना है बीच की दूरी। 2 बिंदु दिए रहेंगे, उन बिंदुओं को हमें क्या निकालना है बीच की दूरी। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक रेखा है, इसमें हम क्या देखेंगे, ये 2 बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे इसका नाम ए है और एक बिंदु यहाँ पे इसका नाम क्या है बी है।
इस बिंदु ए के निर्देशांक हम क्या मान लेते हैं, -5, 7, और बिंदु बी के निर्देशांक हम मान लेते हैं 1, 3। अब ये कहना चाहता है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है ना। तो बीच की दूरी का हम फार्मूला अपन पहले देखते हैं। क्या लिखेंगे, ए बी बराबर, इसका फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपको देख लेना है। x2 का मान कितना दिया हमें, अब x3 x1 हम बता रहे हैं। देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एकदम सरल। शुरू में जो होंगे मान, जो पहले जिसको मानेंगे तो x1/1 मान लेंगे, जिसको बाद में मानेंगे उसको क्या मान लेंगे, x2 और y2। ये शॉर्टकट में बता रहे हैं, जिसमें ज्यादा लिखना भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए, आंसर भी हमको, नंबर जो है वो भी हमको पूरे नंबर मिले। तो इसमें आपको देखना है, ये ना लिखिए x1 y कितना दिए, बस आपको ये बिंदु बनाइए, मान कितना दिए वो लिख लीजिए, सूत्र लिख करके इसको आप हल करिए। x2 का मान कितना हो जाएगा, -1, माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा, -5, और ये इसका होल स्क्वायर अपन कर देंगे, है ना। चलिए प्लस y2 का मान देखिए कितना दिया है, y2 का मान कितना हो जाएगा 3, -y1 का कितना है 7, इसका कर दीजिए आप होल स्क्वायर। चलिए ये रहेगा -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहले ब्रैकेट हटाना, इसके बाद ही आता है। 7 में 3 घटाएंगे तो -4 बचेगा। 5 में प्लस माइनस माइनस, 5 में घटाएंगे तो 4, और ये -4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे देखना है आगे, 16 16 कितना हो जाएगा 32, 32 का गुणनखंड निकाले 2 से 8, 16, 2 दूनी 4, 2 8, 16 दूनी 32, कितना आ गया ना। दो कितने हैं, 4 बार ये जोड़ा बनाएंगे तो 1 बार, ये जोड़ा बनाएंगे तो 1 बार, अंदर जो बचा उसको लिख दीजिए, कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4 √2। यदि यहाँ पे कुछ दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, मात्रा। मात्रा क्यों लिखना है, क्योंकि बीच की दूरी कितनी है, किलोमीटर में है, सेंटीमीटर में है। ये आपको जरूर, मात्रा का आपको जरूर याद रखना है, ये आपको जरूर लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप अच्छे से, इसमें आपको नंबरिंग जो दी है क्वेश्चन में, जैसे ये संख्या दी है, इसकी जगह पे आपको कोई भी संख्या आपको दे सकता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, चलिए इसमें याद रखते हैं, ये एक मोस्ट क्वेश्चन है, ये विभाजन सूत्र, इसमें हम लगाएंगे विभाजन सूत्र का फार्मूला। और इस क्वेश्चन को हम, विभाजन सूत्र में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी हम बताएंगे कि 3 उसमें अलग अलग क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना। चलिए इसमें क्या बोल रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना, जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है। सबसे पहले हम क्या बना देते हैं, हम बनाते हैं सबसे पहले हम बनाते हैं वृत्त। क्या बनाते हैं, क्या बना देते हैं हम, वृत्त बना देते हैं। ये हमने बना दिया, क्या वृत्त बना दिया। अब फिर आगे क्या कहता है, ए बी इसका एक व्यास है। चलिए व्यास हम खींच देते हैं यहाँ से, क्या बन गया हमारा, व्यास बन गया है। इस व्यास में बीच में क्या होगा, हमारा केंद्र होगा। क्या मान लिया इसको, केंद्र। अब कहता है ए बी एक व्यास, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए। ठीक, अब बोला है ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, और बी के हमें दिए, बी के कितने दिए गए हैं 1 और 4, बी के दिए गए हैं। इसका केंद्र कितना दिया है, केंद्र को हम क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। इसका मान कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे, और कॉमा 3 मान लेंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पे हमें ये देखना है, मान जो निकालना है। आपको पता है कि यदि कोई रेखा है, उसके बीच में जो भी कोई बिंदु है, जैसे मान लीजिए ए और बी हो गए, इसके बीच में एक बिंदु पी आ गया है, तो ये बिंदु पी इस रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है ना। इस बिंदु, जो बिंदु आगे विभाजित करता है उसको हम एक्स वाई मानते हैं, और जो 2 बिंदु हम एक को x1 y में, दूसरे को x2 y2 पर मान लेते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो चलिए पहले यहाँ पर क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है x, y इज इक्वल टू m1 x2
m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमन लगा देंगे, उसके पास m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये हम आपको समझाने के लिए बताए थे। इससे रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं, हम क्या बताए हैं कि एक्स वाई जो होते हैं, एक्स वाई क्या होगा, बीच में जो मान दिया है ना वो एक्स वाई का मान, एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा 2,3, ये हो जाएगा एक्स वाई का मान। चलिए आगे चलते हैं, m1 m2 क्या होगा, हम यहाँ से देखेंगे इस चित्र में, यहाँ से लेकर यहाँ तक में एक खंड है और यहाँ से लेकर यहाँ तक में भी एक खंड है, कोई बीच में बिंदु है क्या, नहीं है ना बिंदु, इसलिए m1 का मान 1, m2 का मान लीजिए कोई रेखा होती, एक ही बिंदु था, ये ए हो जाता और ये बी हो जाता, ये सी और डी। तो अगर ए का मान निकालना होता तो इधर साइड एक खंड और इधर साइड दो खंड हो जाते, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। तो चलिए मान रखते हैं m1 का मान कितना होगा, एक x2 का मान कितना हो जाएगा x2, ये हो जाएगा, इसको हम क्या मान लेते हैं x1 y1 मान लेंगे। तो m1 x2 का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, इसका मान कितना होगा एक, m2 का मान तो एक रहेगा ही, x1 का मान x1 हो जाएगा, m1 प्लस m2 एक धन एक हो जाएगा। चलिए m2 एक ये हो गया, y2 का मान कितना दिया है 4, m2 का मान 1, y1 का मान 22, जो कि हमें x1 y1 का मान निकालना है, यहाँ पे हो जाएगा एक धन एक। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 2,3, एक एक कम एक, x1 एक कम x1, एक एक मिलकर 2, 4 एक कम 4, y1 एक कम y1 बटे एक एक मिलकर 2। चलिए अब इसको हम अलग अलग लेके चलते हैं, तो यहाँ पहले 2 लिखा है, तो ये पहले वाला मान x का कहलाता है, इसके साथ अपन देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो पहले दिए है ना कॉमा के पहले के साथ कॉमा के पहले वाले को लेके चलना। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा, एक धन x1 बटे में 2, इसको लेके चलें क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और बराबर है 4 धन y1। चलिए हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर एक धन x1 का मान, x1 का जब मान निकालेंगे, x1 का जब मान निकालेंगे तो एक का पक्षांतर कर देंगे, प्लस में है तो x1 बराबर कितना आ गया, x1 बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा इसमें, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा x1 का मान आ गया, इसी प्रकार से मान निकाल देते हैं x2 का। तो देखिए अच्छा इसके बटन 2 नहीं मान, ये मान लिए, देखिए 2 का पक्षांतर करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 4 धन y1, देखिए -6, ये प्लस में है 4 तो माइनस में हो जाएगा, बराबर y1 का मान निकालेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, और यही हमारा आ जाएगा x1 और y1 का मान। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x1 y1 ना, तो पहले x वाली पे लिखा जाता है फिर y वाले, तो 3,10 होंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें है ना, ये तो हो गया। इस सूत्र में आपको 4 चीजें दिख रही हैं, पहला क्या दिख रहा है एक्स वाई दिख रहा है, दूसरा आपको क्या दिख रहा है m1 m2 दिख रहा है, तीसरा आपको क्या दिख रहा है x1 y1, और चौथे क्या दिख रहा है x2 y2। ये आपको देख, यदि कोई बीच में जैसे बीच बिंदु O है ना, तो उसका मतलब जो बीच में बिंदु दिया होगा ना, ये जो बीच बिंदु दिया रहेगा, ये जो मान बिंदु का दिया रहेगा, जो पहले में निर्देशांक होगा x1 y1, जो बाद में जो बिंदु होगा उसको निर्देशांक x2 y2, जितने अनुपात में विभाजित करेगा वह बिंदु, वो किसका मान हो जाएगा m1 m2 का मान हो जाएगा। तो 4 तरीके से क्वेश्चन देगा, सभी को हल करना, ये थोड़ा सा डाउट में था क्वेश्चन, इसलिए हमने इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको बता दिया।
अगला प्रश्न हमारे आता है कि 10 पाठ्य यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमित अनुपात ज्ञात करिए। त्रिकोणमित अनुपात यदि आपको पढ़ना है, यदि कोण के बारे में दिया है तो सबसे पहले हम क्या बना देते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल। ये हमने बना दिया। ये हमने बना दिया ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में आपको क्या याद रखना है, चलिए दिया क्या है, हमें क्या दिया है, tan a बराबर कितना दिया, 4/3। सबको पता है tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। चलिए अभी अब देखिए सबसे बड़ी बात ये आती है कि अपन किसको कर्ण माने, किसको आधार माने, किसको हम लंब माने। तो यदि आपको लंब, अधिकतर आपने छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हो कि लंब ये खड़ी वाली जो लाइन होती है ये वाले ना अपन लंब मानते हैं ना। चलिए यदि लंब यहाँ पे मानेंगे तो लंब का मान कितना हो जाएगा, 4, और आधार कितना हो जाएगा, 3। इसको तो मान नहीं सकते हैं। लेकिन अब खेल हमारा कहाँ गड़बड़ होता है, ए हम सर कहाँ मान रहे हैं। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, लंब इसको माने आधार ये माने, ए यहाँ पे लिख दिए, और यही हो जाता है गलत। ए जो यहाँ पे है ये आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहाँ मानना है, न्यून कोण। तो अगर लंब यहाँ मानेंगे तो कोण हमारा यहाँ पे बनेगा, तो ये हो जाएगा ए, और बी और सी को आप कहीं पे भी मान सकते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा जरूर याद रखना है ना। चलिए तो लंब क्या हो जाएगा, बीसी, और आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो अब इसमें क्या बोला है, अन्य त्रिकोणमित अनुपात। अन्य का मतलब क्या होता है कि कॉस, साइन, कॉस टेन, कॉस एक्स, सेक काट। हमारे पास 6 होते हैं, 6 में से किसी एक का मान दिया है, इसके अलावा और मान निकालने के लिए बोला। चलिए बाकी का मान कैसे निकालेंगे, जी हमको निकालना होगा साइन। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण का मान नहीं पता है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, यदि त्रिभुज हमारा समकोण है और दो भुजाओं का मान पता है, ये जरूरी नहीं है कि लंब और आधार का मान पता हो। अगर लंब और कर्ण का मान भी पता है तो आधार का मान निकालना है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, एसी, लंब क्या हो जाएगा, बीसी, और आधार हो जाएगा ए बी। मान निकालते हैं, एसी का मान कितना दिया है, नहीं दिया, इसका मान निकालना है। बीसी का मान कितना दिया है, 4, तो 4 का स्क्वायर, और ए बी का मान 3, तो 3 का स्क्वायर। आपको थोड़ा सा कुछ चीजें हम बता रहे हैं, जैसे लिखना है 3 की घात में 3 लिखना है, ये दोनों को बराबर नहीं बनाना है। अगर आधार वाले को हमेशा बड़ा और घात वाले को हमेशा छोटा लिखा जाता है। इससे क्या होगा कि कॉपी चेक करने वाला भी समझ जाएगा, और आप कॉपी चेक, और आप भी समझेंगे कि कहाँ पे आधार है कहाँ पे का है, तो समझने में दिक्कत नहीं है। तो जल्दबाजी में बच्चे, ये बहुत छोटी चीजें हैं, ये आपको जानकारी नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 9 हो जाता है 25। एसी का मान निकालेंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट, और एसी का मान कितना मिल जाएगा, 5। ये क्या हो गया, 5 हमको किसका मान मिल गया, एसी का मान मिल गया, है ना। एसी के मान को हम यहाँ पे कितना रख देते हैं, 5 रख देते हैं। तो हमें लंब कर्णाधार सबको मान मिल गया ना। अब हमें क्या करना है इसके बाद, अब हमें बाकी त्रिकोणमित अनुपात का हमें मान ज्ञात करना है। इसके बाद इसको हम बता रहे हैं कि बाकी का मान कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमें किसका मान निकालना है, साइन का। किसका मान निकालना है, साइन का, साइन ए। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या हो जाएगा, बीसी, और कर्ण क्या हो जाएगा, एसी। तो लंब बटे कर्ण कितना, इसका मान 4, और एसी का मान कितना हो जाएगा। इसी प्रकार से आप मान निकाल सकते हैं कैश का, कॉस का, tan का मान दिया है, आप इसका मान निकालेंगे, कॉसेक का, फिर आप सेक का मान निकाल सकते हैं, और ये सभी के मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसकी सहायता से ये भी याद रखना है, थोड़ा सा इसमें डाउट बताते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास कैसे लिखा, मान लीजिए 15 कॉस ए बराबर दिया है 4। अब बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये तो बटे में कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान दिया, कर्ण का मान नहीं दिया। परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है, बस कॉस ए लिखिए, 4 लिखिए, 15 का पक्षांतर करके आप नीचे लिख दीजिए। अब आप तो बन सकता है आसानी से कि आधार बटे किसका मान दिया है,
कर्ण का। इसी प्रकार से बहुत सारे मान होंगे, उनको आपको निकालना होगा। तो याद रखना, हमने केवल एक बताया है, तो यही अधिकतर क्वेश्चन इजी ही आते हैं। थोड़ा सा कठिन आएगा, वो भी हमने यहाँ पे समझा दिया कि इसको हल कैसे करना है। ध्यान रहे कि जरूर नहीं कि हमें लंब और कर्ण का मान पता हो, बाकी के मान भी क्या हो सकते हैं इसमें दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये भी क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें क्या दिया है हमको, साइन 60 क्या दिया है, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री धन, अच्छा प्लस नहीं बना, आपको याद रखना प्लस भी है इसमें, क्वेश्चन में याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है, आपको मान रखिए साइन 60 का मान कितना होता है, तो आपको सारणी पता होनी चाहिए। 0 शुरू के 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है ना। ये 0, 30, 45, 60, 90, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। इंटू कर दीजिए, कॉस 30 का मान क्या होगा, जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का होता है, ये भी याद रखना है। फिर साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2, कॉस 60 का मान भी कितना हो जाएगा, 1/2। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, √3 में √3 का करेंगे तो 3, 2 दूनी 4, 1 में 1, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा भिन्न का जोड़, तो 3 1, 4 तरफ उत्तम इजी है, कितना हो जाएगा 4/4, क्रॉस करने कितना मान मिल गया 1, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये देख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको सारणी पता होगी, ठीक है ना, क्या पता होगी आपको, यदि आपको सारणी पता होगी तो आप सारी चीज इसको सॉल्व कर सकते हैं। सारणी से आपकी सही जोड़ी भी आ सकती है, मान निकालना वो भी हम बताएंगे। अभी केवल हम मोस्ट क्वेश्चन केवल देख रहे हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, सरसमिका, जो कि 4 नंबर। इसमें इस एक्सरसाइज में जो लास्ट वाले क्वेश्चन, इस तरीके से हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, पहला, दूसरा, चौथा, छठवां। ये आपको केवल 4 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसी में से क्वेश्चन आ सकते हैं। अधिकतर क्वेश्चन अभी तक जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन से, यदि मेन क्वेश्चन नहीं आया अथवा में जरूरी है कि अथवा में, तो मेन में जरूरी क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। अपन क्या लेके चलते हैं इसमें, एलएचएस। आरएचएस में जो दी गई चीजें, तो पहले अपन एलएचएस को लेके चलते हैं। एलएचएस में क्या क्या दिए गए हमको, एलएचएस लेके चलेंगे तो क्या है, 1 प्लस साइन ए और बटे पे 1 माइनस, और में क्या दिया, रूट में दिया। जब इसको सॉल्व कर देते हैं तो पहले क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण। जितना आप समय लिखने पे देंगे, यदि आपको जरूरी नहीं कि हर का परमेयीकरण आप लिखें, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो कि, अब जैसे हम पक्षांतर किए तो क्यों लिखा जाता है, हमने पक्षांतर किया। हर का परमेयीकरण मतलब क्या होते हैं, हर में जो लिखा गया इसका हम, अगर हमारे पास बीच में चिन्ह प्लस माइनस का है तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। अंश और हर में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। चलिए गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 2 बार लिखा है ना, इसका हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या देखेंगे कि ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी के रूप में है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, मतलब इसको अपन रहने देते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस, अच्छा होल स्क्वायर था, और बटे में यहाँ पे क्या दिखा है, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये आपको याद रखना है ना। थोड़ा सा एक स्टेप और फॉलो कर देते हैं इसमें, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। ये कहाँ से होता है, सरसंख्या नंबर 1 से। अगर आप पढ़ें सरसंख्या नंबर 1 क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो जब यहाँ से साइन का पक्षांतर करेंगे तो कॉस बचेगा। चलिए अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रूट भी लगा है, स्क्वायर भी है। तो जब रूट स्क्वायर दोनों चीजें हो तो दोनों को हटा दिया जाता है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे बचेगा कॉस।
फिर क्या करेंगे, cos a को अपन दोनों के बटे में लिख देते हैं, एक बार 1/cos a करेंगे प्लस करके फिर क्या कर देंगे sin a अपॉन, इस प्रकार भिन्न, ये मान लीजिए कि पहले ये था फिर ये कर दिए। अब हम प्लस cos a क्या होता है, sec a होता है, ये भी आपको याद रखना सूत्र से। sin बटे cos क्या होता है, tan a होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो आया है यहाँ पे और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोनों सेम सेम है कि नहीं है, बस बराबर में आप लिख दीजिए RHS। ये आपको यही ध्यान देने के, यदि LHS को लेके चलना है तो RHS आना चाहिए, यदि RHS को लेके चलेंगे आप तो LHS आना चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन मोस्ट था, इसको भी हमने बता दिया। बाकी आप कोई भी जो भी विधि आप पढ़े होंगे उस विधि से इसको आप हल कर सकते हैं, जो भी टीचर आपको जिस तरीके से पढ़ाए होंगे, लेकिन ये हम सबसे इजी तरीका बताएं, ना तो आपको पक्षांतर लिखना है ना तो एक ही क्वेश्चन ये हमारे पास आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला काम क्या करना है, हमको LHS को लेके चलना है। LHS को जब लेके चलेंगे तो LHS हमको क्या दिया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यहाँ पे आपको कुछ हम सरल तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या काम देखना है, कोई भी कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहले काम उसको किसमें बदलना है, साइन और कॉस। यदि साइन और कॉस के रूप में यदि आप चेंज कर लेंगे तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी हल करने के लिए, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, साइन और कॉस के दो पिन को आप चेंज करिए। चलिए तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा। यहाँ पे क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर दिए। चलिए इसका लघुत्तम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, दोनों का एलसीएम तो साइन थीटा, जिस प्रकार भिन्न का जोड़ साइन थीटा लघुत्तम साइन थीटा कटेगा 1, ये तो इजी है। चलिए इतना हमें दे दिया ना, अब इसको हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर जो है दोनों को स्क्वायर को हम अलग अलग कर देते हैं। कैसे अलग अलग करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा था तो इसके होल स्क्वायर अलग से कर दिए ऊपर, और नीचे यहाँ पे कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसमें एक फार्मूला होता है वो भी हम आपको बता रहे हैं, यदि a अपॉन b की पावर m है, इसको हम a की पावर m अपॉन b की पावर m कर सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है, 9th में फार्मूला दिया था, यहाँ पे हमने अलग से स्क्वायर कर दिया। चलिए तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, कितना आ गया 1 माइनस कॉस थीटा है ना, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर लिखा है, जब स्क्वायर है तो बताओ उसको हम दो बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ लोग बोलेंगे सर दोनों माइनस में है, ये होल स्क्वायर लगा, यदि होल स्क्वायर यहाँ पे आप देखते हैं होल स्क्वायर होगा तो आपको एक ही चिन्ह पे रखना दिया, इस तरीके से स्क्वायर रहेगा अलग अलग, तब फिर आपको फार्मूला लगाना। चलिए यहाँ पे कितना दिया है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, गलती ना हो इसलिए आप एक एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। चलिए स्क्वायर लगा, 1 को हम इस तरह 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस क्या हो जाएगा, मतलब ए की जगह पे 1 है तो 1 माइनस कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। चलिए ये माइनस से यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा और बटे पे 1 प्लस कॉस थीटा, यही बचेगा ना। चलिए जब यही बचेगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा है और क्वेश्चन में जो हमको दिया गया, ये क्वेश्चन में जो हमको दिया गया सेम सेम है कि नहीं है, है ना। तो बस यही मोस्ट क्वेश्चन है, इसके बाद दो और क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बता के कि जो अधिकतर एकदम क्वेश्चन होते हैं वो हम आपको बताते हैं, इसको आप याद रखिएगा। अगला हमारा टॉपिक आता है, ये है 9th चैप्टर का। 9th चैप्टर में क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें छोटे क्वेश्चन था कि डबल कोण वाले भी एक दो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, बाकी अधिकतर यही सिंगल वाले आते हैं, अथवा में आएंगे तो डबल वाले आ जाएंगे। क्या दिया, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से, चलिए तो पहले क्या कर देते हैं हमने ये मान लिया
ये हमें क्या मिले कि पृथ्वी पर ही एक मीनार है, ऊर्ध्वाधर क्या है ये है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब आधार से उसके यहाँ से 15 मीटर दूर है, मतलब कोई इसमें एक बिंदु है जो कि कितने दूर पर है, उससे 15 मीटर की दूरी पर है ना। चलिए तो यहाँ से ये कोई, यहाँ से कोई एक बिंदु है, इसको हमने क्या मान लिया, कितनी दूरी पर है, 15 मीटर। यहाँ से इसको हम ये मिला देते, कितनी दूरी पर है ये 15 मीटर, इसका थोड़ा सा नामांकन हम कर देते हैं। ये बिंदु जो कितनी दूरी पर है, 15 मीटर दूरी पर, इसको हम ए मान लेते हैं, इस बिंदु को बी, इस बिंदु को सी। क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बोला है ना, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई मान लिए, लेकिन क्या कर जाते हैं, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कैसे, जहां ये बिंदु है ना, इस बिंदु से मीनार का शिखर ये है, ये कितने कितने का कोण है, उन्नयन कोण 60 डिग्री। सबको पता होना चाहिए उन्नयन कोण क्या बनता है, हम आपको बता रहे हैं, ये चित्र है, उन्नयन कोण बनेगा तो यहाँ पे बनेगा, अवनमन कोण बनेगा तो यहाँ पे बनेगा। प्रेक्षक द्वारा जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तो उन्नयन कोण कहलाता है। जब ऊपर से जैसे हमारी जमीन पे खड़े हैं, छत की ओर देखना है तो उन्नयन कोण कहलाएगा, लेकिन यदि छत पे खड़े होकर के नीचे जमीन की ओर देखेंगे तो यहाँ पे ये अवनमन कोण बनेगा ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना, उन्नयन और अवनमन क्या होते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते। तो मीनार की ऊंचाई बोला ज्ञात थी, मीनार की ऊंचाई अपन ज्ञात करते हैं। तो इसमें पहले यदि आप हिंदी लिखना चाहते लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि माना AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा भूमि के एक बिंदु C से मीनार के आधार तक की दूरी 15 मीटर है। या तो ये भी लिख सकते हैं कि जो बिंदु है मीनार के आधार से 15 मीटर दूर है तथा इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो माना ज्यादा नहीं, बस इतना ही है, इतना आप लिख सकते हैं। इसका हमें दिया क्या क्या है, AB बराबर h मीटर, जो कि हमने क्या लिखा है, माना, तो हम क्या दिए हैं, माना। और क्या दिया है, BC का मान कितना दिया है, BC का मान दिया है 15 मीटर, है ना। चलिए अब हमको मान किसका निकालना है, AB का। अब ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, AB और BC का मान, मतलब लंब और किसका मान दिया है, आधार। तो लंब और आधार का मान दिया है, जैसे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और आधार आता हो, तो लंब और आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, tan है। क्या है, tan। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, tan। कितने कितने एंगल कोण बन रहा है, 60 डिग्री के। ये लिख दिए, लंब क्या हो जाएगा AB, आधार क्या हो जाएगा BC। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। AB का मान कितना दिया है h और BC का मान कितना दिया है 15। इसका मान निकालेंगे तो ऐसे कितना हो जाएगा 15√3 मीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। एकदम इजी है ना। आपको थोड़ा सा मानों को याद रखना पड़ेगा कि मान होता कितना कितना है। tan अधिकतर आपको tan 60, tan 30, ये दो मान याद रखना है। देखिए आसानी से एग्जाम आंसर आ चुका है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या आता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो चलिए पहले हम क्या देख लेते हैं, एक ऊर्ध्वाधर क्या हम कर देते हैं, एक ऊर्ध्वाधर पहले हम एक पेड़ बना देते हैं, है ना। चलिए ये क्या हो गया, पूरा एक ये पेड़ हो गया, है ना, और ये जमीन पे कहीं टच होता तो हमने ये मान लिया कि ये जमीन हो गई, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है इसमें, इसमें ये कहता है जमीन पे ये वाला भाग यहाँ से टूटा, हमने कहा ये यहाँ से टूट गया और टूट के कहाँ टच हुआ, यहाँ पे टच हो गया। अब दिया क्या क्या है वो हम सभी मानों को थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये टूट टूट हमने ये माना कि ये इसको हम A मान लिए और इसको B मान लिए, इसको C और इसको D। यहाँ पे हम देखेंगे कि AB का मान BD के बराबर होगा। इसका मान हम बताए हैं, जो AB का मान है BD के बराबर होगा। क्यों होगा BD के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, पेड़ का टूटा हुआ भाग, जो AB टूटा है वही क्या है BD के बराबर। तो हिंदी हम नहीं लिख रहे हैं, आपको याद रखना है। यहाँ पे लिखना तो लिख भी सकते हैं, टूटा हुआ भाग, है ना। और क्या दिया हमें, चलिए जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री होता है, जहां पे टच होता है वहां तक का कोण कितना है, 30 डिग्री है।
पेड़ के आधार से जहाँ पेड़ की जमीन को छूता है उसकी दूरी 8 मीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब मान किसका निकालना, पूरा AC का मान निकालना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि माना AC एक पेड़ है ना, तथा यह पेड़ बिंदु B से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जो है जमीन के किसी एक बिंदु D को छूता है। जहाँ पे ये पेड़ का शिखर छूता है वहां से लेकर के पेड़ के आधार की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। और ये पेड़ टूट जाता है, ये वाला पेड़ यहाँ से टूट गया, टूटने के बाद ये मुड़ जाता है, जब जमीन को छूता है तो कितने डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको। चलिए लिखते हैं, मान किसका दिया। और अब देखिए हमें दो मान निकालने, क्योंकि एक बात का आपको क्या याद रखना है, देखिए हम B से C तक का मान निकालेंगे तो पेड़ की ऊंचाई नहीं कहलाएगी, हमको मान किसका निकालना होगा, AB का मान। अब क्योंकि AB में तो यहाँ कोई त्रिभुज, क्या यहाँ त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो क्या करना है, यदि हमें BD का मान मिल जाएगा तो AB के मान के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वही दोनों जो पेड़ टूटा हुआ वही भाग यहाँ टच हो गया है ना। मतलब BC का मान और BD दोनों का मान निकालना। तो पहले हम BC का जब मान निकालेंगे तो क्या लिखते हैं, त्रिभुज BCD में, कहाँ लिखते हैं, त्रिभुज BC में। तो क्या हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, लंब, और मान किसका दिया है, CD का। तो BC का लंब, लंब बटे धार क्या हो गया, 10, कितने से कोण बना है, 30 का। चलिए BC का मान हमें निकालना है और CD का मान हमें, CD का मान कितना दिया है, 8 दिया। 35 का मान कितना होता है, 1/√3। BC का मान निकालेंगे, 8 बटे में तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 8 से कम, 8/√3। इतना आ गया ना, ये BC का मान आ गया है ना। फिर इसी के बाद किसका मान निकालना है, अभी यहाँ पर ही देंगे पुनः त्रिभुज BCD में मान किसका निकालना, इसका मान निकालना, ये दिया है कर्ण और आधार। आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, आधार क्या हो जाएगा, BC या CD, कर्ण क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, cos कितने अंश का मान दिया है, 30 अंश का मान दिया। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं। CD का मान कितने दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, और BD का मान हमें निकालना। और cos 30 का मान क्या होगा, जो sin 60, तो sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। तो यहाँ से BD ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गुणा कर देते हैं। BD का गुणा 8 में करेंगे तो BD √3 बराबर पे 8 गुणे 2। जब यहाँ से BD का मान निकालेंगे, 8 दूनी 16, 16 बटे कितना हो जाएगा, √3 हो गया है ना। अब इसको क्या कर देते हैं, पेड़ की ऊंचाई की। हमें मान किसका निकालना है, पेड़ की ऊंचाई, मतलब AC का मान निकालना है। AC बराबर क्या हो जाएगा, AB और प्लस क्या हो जाएगा, BC। AB का मान हमें नहीं पता, हमें मान BC का है, नहीं AB, हाँ BD। तो AB की जगह पे हम BD लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए AB BD के बराबर है। AB की जगह पे क्या लिख देंगे हम, BD लिख सकते हैं, BD प्लस BC। चलिए BD का मान कितना निकाले अभी हम, 16/√3, और BC का मान कितना दिए हैं, ये देख सकते हैं, BC का मान यहाँ पे 8/√3। हर समान है, प्लस का चिन्ह है, ऊपर प्लस का दिए, तो कितना हो जाएगा, 24/√3। इसके बाद आपको क्या करना है, हर का परमेयीकरण, तो कितना हो जाएगा, 24/√3, हर का परमेयीकरण क्या होगा, √3/√3, 24/√3/√3 का √3 में तो 3 हो जाएगा, 3 8 24। आंसर क्या मिल जाएगा, 8/√3। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जल्दबाजी में नहीं कि आप इतना मान निकाल दीजिए, BC का गलत हो जाएगा, हमको मान टोटल का निकालना है। तो वो भी हम बता सकते हैं कि पूरा इसको देख सकते हैं। अतः लिखना, अतः भी आप, अतः जरूरी है वैसे लिख दीजिए, पेड़ की ऊंचाई बोला ना, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अतः पेड़ की ऊंचाई 8/√3, मीटर पे सेंटीमीटर, मीटर में है ना, यहाँ पे आप मीटर भी लिख दीजिएगा, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा है, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, पहले क्या बना देते हैं हम, पहले हम वृत्त बना देते हैं। ये हमने एक वृत्त बना, ये क्या करनी है,
एक वृत्त बना दी। क्या कहता है? वृत्त के केंद्र से। कहां से? वृत्त के, बोले ना एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। चलिए एक हम स्पर्श रेखा यहाँ से खींच देते हैं। यहाँ से ये हम क्या खींच देते हैं? ये एक स्पर्श रेखा खींचते हैं यहाँ से, और एक रेखा हम ये कर देते हैं, और एक यहाँ से स्पेस है, ये मिला देते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? चित्र कुछ हमारे इसी प्रकार से बनेगा। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, वृत्त का केंद्र को मान लिए, इसको हम ए मान लेते हैं। एक बिंदु ए है, बाहर कोई एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तथा वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई इसी बिंदु से ये स्पर्श रेखा टच के यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ओ से लेकर यहाँ तक, इसको हम क्या मान लेते हैं? बी तक। आप क्या देखते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो स्पर्श रेखा होती है, ये वृत्त पर हमेशा क्या होती है? स्पर्श रेखा और त्रिज्या, जो त्रिज्या भी होती है कितने एंगल कोण बनाती है? 90 एंगल का कोण ये बनाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें दो चीज हमको क्या, देखिए क्या क्या आपको दिया गया वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर। हमें मानोवी का निकालना है। चलिए तो क्या निकालेंगे? त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, इसको आप लिख लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर, मतलब ओ ए का स्क्वायर, लंब स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। तो ओ ए का मान कितना दिया है? 5। ओ बी का मान कितना दिया है? कुछ नहीं दिया है। ए बी का मान कितना दिया है? 4। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ओ बी का स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। पक्षांतर कर देंगे, 16 का प्लस में है तो माइनस में, बराबर ओ बी का स्क्वायर। 16 में कितना आ जाएगा? 25। 25 से 16 घटाएंगे तो 9, बराबर ओ बी का स्क्वायर। ओ बी का मान निकालेंगे, 9 में क्या लग जाएगा? रूट, और 9 किसका रूट होता है? 3 का। और इसी प्रकार त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो लिख देखिए, आता है क्या? लिख देंगे, आता है त्रिज्या कितनी होगी? कितना निकालें? अतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। ये आपको थोड़ा सा याद रखना। इसी प्रकार से मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? त्रिज्या का मान निकालिए। आपसे ये भी कह सकता है स्पर्श रेखा की लंबाई निकालिए। आपसे ये भी कह सकता है ये वाली भुजा का मान निकालिए। तो थोड़ा सा घुमा के देगा तो परेशान नहीं होना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ गया तो आप परेशान है। हालांकि क्वेश्चन ये दिखता आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वृत्त है, बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू है, ओक्यू का मान 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई। ये भी क्वेश्चन आपका सेम उसी तरीके से है, थोड़ा सा आपको याद रखना होगा बस। हर एक इसको हम नहीं बता रहे हैं, केवल आपको क्वेश्चन यहाँ से आप ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं बस कि क्वेश्चन हमारा क्या है। इस क्वेश्चन को सेंटीमीटर दिया है, शुरू में थोड़ा सा मान सब दिया था, नहीं तो बुक में आप मिला लीजिएगा तो मान आपका क्लियर हो जाएगा, मान इसमें दिया कितना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम नहीं कह सकते हैं कि वही का, लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज कर सकता है, तो ये याद रखना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्र, क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल, एरिया ज्ञात करना है, जिसकी परिधि दी गई है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको पता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? चतुर्थांश मतलब एक हमारे पास ये वृत्त हो गया, 4 भाग कर दिए। एक भाग किस आकार का दिख रहा है आपको? इस आकार का दिख रहा है। ये त्रिज्या और ये चाप के द्वारा जो घेरी आकृति होती है इसको हम त्रिज्य खंड बोलते हैं। और त्रिज्य खंड का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ना तो थीटा का मान पता है, ना तो आर का मान पता है। तो पहले क्या निकाल देते हैं हम? आर का मान निकालेंगे। आर का मान कहाँ से निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? हमें दिया क्या है? परिधि क्या दी गई है? परिधि। परिधि कितनी दी गई है? 22 सेंटीमीटर। अब परिधि की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, बराबर पे 22 कर देंगे। पाई का मान 22 बटे 7 गुणे आर, बराबर पे 22। आर का मान निकालेंगे, 7 बटे में तो कहाँ चला जाएगा? गुणे में। 22 ऊपर है तो कहाँ गया? नीचे। 2 गुणे में तो नीचे, ये कट गया। आर बराबर कितना मिल गया? 7 बटे 2 सेंटीमीटर। और देखिए थीटा का मान कितना हो जाएगा? चतुर्थांश है तो 90 डिग्री। अब क्या बोला, किसका मान ज्ञात किया? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यदि देंगे
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटे, ये सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया है 90 बटे 360 गुणे पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7 गुणे आर का मान कितना 7 बटे 2। इसको हम कितनी बार लिख देते हैं 2 बार इसको लिख देते हैं। चलिए इसको कट करते हैं कितना जाएगा 4। अब बचा के हमारे पास और थोड़ा सा कट कर देते हैं कुछ 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 11 आएगा और कुछ कट होगा नहीं। अब बचा क्या यहाँ पे तो 11 सते 77 अब बटे कितना बचा 4 दूनी 8 और यही हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल निकाले है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। अगर आप इसको आगे भी हल कर सकते हैं दशमलव में तो वो भी कर सकते हैं। तो पहले भी परिधि दी गई थी, त्रिज्या का मान नहीं दिया था तो हमने यहाँ पे त्रिज्या का मान निकाला और कोण का मान तो 90 डिग्री हो गया चतुर्थांश बोला। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर ये भी जिससे एक्स्ट्रा पढ़ना होगा 1 से लेकर के 7 तक, ये मोस्ट क्वेश्चन है। बस इन क्वेश्चन को आपको हल करना है। इसके बाद फिर और क्वेश्चन भी आप सॉल्व करना चाहें तो अच्छी बात है। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब एक देखिए इसमें हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं इसमें हम त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले। तो ये दिया क्या है आर का मान कितना देख लिख लेते हैं 21 सेंटीमीटर और केंद्र पर 60 है। थीटा पर कितना दिया है 60 डिग्री दिया है ना। चलिए चाप की लंबाई ज्ञात करना है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल असंगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए एक तरफ से सॉल्व करते हैं। पहले क्या निकाल देते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। थीटा का मान कितना दिया हमें 60 बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7। आर का मान कितना दिया है 21। और यहाँ पे चेक करना है इसको क्रॉस करना है तो ये कटेगा 6 बचेगा, 7 से कट करेंगे तो 3 बचेगा है ना। और कुछ कट जाएगा 3 से कट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे ये 2 को ये कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या केवल 22 सेंटीमीटर यही बचेगा। इसमें आपको स्क्वायर नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है स्क्वायर क्योंकि हम क्या हल कर रहे हैं हम निकालना है चाप की लंबाई निकालना है ना। ये जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना आपको, ये थोड़ा सा याद रखना। फिर नेक्स्ट अपन कहते हैं चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या देते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे चाप की लंबाई में यहाँ पे 2 पाई आर होता है और इसमें पाई आर स्क्वायर हो जाता है। चलिए थीटा का मान कितना दिया है 60 बटे 360 पाई का मान दिया है 22 बटे 7 और आर का मान कितना दिया है 21 कितना दिया है 21 स्क्वायर है तो इसको भी हम क्या अब हमारे पास क्या निकालना है दूसरे नंबर वाले में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना। क्या लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया है 60 बटे 360 गुणे पाई का मान है 22 बटे 7। आर का मान कितना दिया है 21 गुणे 21। चलिए इसको क्रॉस कर देते हैं कितना आएगा वो लिख देते हैं। ये क्रॉस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये क्रॉस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 से कट किए तो 3, 2 से कट किए तो 11, 3 से 3 कट जाएगा। बचा हमारे पास कितना केवल 21 गुणे 11। तो कितना जाएगा 11 क्यों 11 किए 1 73 हो जाएगी। 11 दूनी 22 से 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, पॉइंट मिस तो नहीं होगा। अगर पाई का मान बोलेगा 3.14 रखिए तो पाई का मान 3.14 भी आप रख सकते हैं। तो 22 बटे 7 गुणे 21 छाएंगे 36 हुआ, फिर 2 से काटते 3 आ गया, 2 से 11 हुआ, 3 से 3 कटा 21। हाँ ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया
इसका निकाले हैं चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद रखिए क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसी में थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर हमारे इसमें क्या दिया है, क्या सॉल्व करना थर्ड नंबर, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड हम आपको बताते हैं वृत्तखंड होता है, वृत्त है ये कोई एक जीवा है, तो वृत्त के द्वारा मतलब जीवा और चाप के द्वारा जो घिरी आकृति उसको बोलते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या हो जाता है क्षेत्रफल, मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये केंद्र है और ये हमको त्रिज्या दिया गया है, अगर ये पूरे बड़े वाले में ये होता है क्या त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड में यदि त्रिभुज को घटा दें तो मिल जाएगा ना, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ पे किसका निकालेंगे, त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज भी आप लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी कितना निकाले थे 200, अगर आपको लिखना है तो ठीक है, नहीं तो एक सरल तरीका भी आपको बता रहे हैं, तो ये लिख देते हैं 221। मान त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि 90 डिग्री का कोण बना है तो 90 डिग्री तो 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट अपन कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, लेकिन ये किसके लिए है 90 डिग्री के लिए। यदि कितना दिया है 60 दिया था, फिर क्या करेंगे तो 60 के लिए हमारा जो होता है फार्मूला क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, ये मतलब जो भुजा होती है इसका स्क्वायर, क्योंकि भुजा हमारी क्या होगी यही जो त्रिज्या होगी वही कहलाएगी ना, और त्रिज्या में कितनी दी गई थी एक स्क्वायर, मतलब इसको कितनी बार लिख देंगे 2 बार अपन कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 231, ये तो गुणा इससे करेंगे क्या हो जाएगा 441 √3/441 √3/4, और यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद और यदि डिटेल से भी करना चाहें फिर इसका भिन्न कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं, ये पूरा ये नहीं करना इतना आपको, ये यहाँ से नीचे इसका उपयोग नहीं करना, यहाँ तक आप कर दीजिए बस हो गया। इसी के साथ इसमें अब देखिए कि आप क्वेश्चन कोई भी हो सकते हैं, फार्मूला भी आपको बता दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कब लगाना है, कौन सा फार्मूला आपको यूज करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्या है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है और दोनों सिरे कैसे हैं इसके अर्धगोलाकार है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, बेलन के आकार के दोनों सिरे अर्धगोल हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए यानी इस प्रकार से बना दिए, ठीक है ना, और ऊपर के भाग किस आकार के हैं इसके अर्धगोलाकार है। अर्धगोला कैसे है देखिए हम बता रहे हैं, ये यहाँ से ये वाला भाग किस प्रकार से अर्धगोलाकार है, यहाँ से ये अर्धगोलाकार है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, बोला है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस कैप्सूल का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, मतलब पूरे यहाँ से लेकर के ये जो टोटल यहाँ तक ये कितने दिया गया है 14 मिलीमीटर में दिया है, और उसका व्यास कितना दिया गया है, टोटल ये जो व्यास है ये व्यास कितना दिया गया है 5 mm में दिया, क्या दिया 5 mm दिया है। आपको थोड़ा सा याद रखना, पहले दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं, क्या दिया है व्यास, व्यास कितना दिया गया है आपको 5 mm दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास इसमें दो भाग, बीच में बेलनाकार है ऊपर नीचे अर्धगोलाकार है, तो अगर व्यास 5 दिया गया है तो पहले क्या निकाल देते हैं त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हो जाएगी जब 5 है तो 5 का कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, है ना। तो चलिए तो यहाँ अब देखिए जो अर्धगोले में जो त्रिज्या होती है वही इसकी ऊंचाई कहला जाएगी, ये है 2.5 और ये भी कितना है 2.5, ये जो बीच ये इतना भाग जो बची इसका कितना हो जाएगा, तो टोटल यदि हमारा 14 है तो इसमें 2.5 5 घटा दें कितना बचेगा 9, तो जो बेलनाकार भाग की जो दूरी वो कितनी कहला जाएगी 9 कहला जाएगी। तो क्या लिख देंगे बेलन की तो बेलनाकार भाग की एच कितना हो जाएगा 9
mm हो जाएगा। चलिए क्या निकाल देते हैं, किसका क्षेत्रफल क्या निकालते हैं, इसका पृष्ठीय। अब पृष्ठ कितने में वो आप याद रखना। तो ये बताइए, जब ये कैप्सूल ऊपर ये वाला भाग इसमें और इसमें दोनों में यदि दबा हुआ तो जो बीच का भाग होगा वो तो पृष्ठ का कार्य नहीं करेगा, तो केवल क्या करेगा, बेलन का जो चारों साइड, जो बेलन है इसके जो चारों साइड पे, जैसे ये बेलन हुआ इसमें हाथ रखिए तो ये वाला भाग तो सतह का कार्य नहीं करेगा। तो क्या होता है, बेलन के चारों तरफ मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr h। इसी प्रकार देखिए अर्धगोले के ऊपर का जो भाग होगा, जैसे ये वाला भाग हमने ढक दिया तो ये वाला भाग तो नहीं कहलाएगा ना, केवल ऊपर का भाग वो कहलाएगा अर्धगोला। अर्धगोला मिलकर पूरा गोला बन गया। पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4πr² होता है। चलिए यहाँ से हम 2πr हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, कैसे बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा और क्या बचेगा, ये बचा हमारे पास 2π1r बचेगा। पाई का मान कितना कर देंगे, 22/7। आर का मान कितना दिया था, 5/2 ही रख देते हैं। एच का मान कितना दिया है, 9 + 2 और ये हो जाएगा 5/2 रख दिए। इसका मान 2 से 2 ये कट गया, ये 2 से ये वाला 2 कट गया, कितना बचा 22×5 110/7 और यहाँ से बचेगा 9×5 14, ये भी कट जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 11 दूनी 220 mm में है तो क्या देंगे mm, ये हो जाएगा आंसर। तो देख सकते हैं कि केवल एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, सूत्र आपको याद रखना है। अगर आप यहीं पे मान रखते हैं तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, इसलिए हमें केवल कॉमन लेना, शॉर्टकट में एकदम हल हो गया। ये भी क्वेश्चन आप इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से चलिए अब हमारा क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखला अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास दिया। तो चलिए पहले हम क्या बना दें, इसमें क्या दिया गया क्वेश्चन हमें, इसमें अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर क्या रखा गया है, एक बेलन अध्यारोपित। चलिए पहले क्या बना देते हैं, इसमें अर्धगोला पहले हम बना देते हैं, ये बना दिए। ये बना दिए अर्धगोल। अब क्या कहता है, इस अर्धगोल के ऊपर क्या रखा गया है, ऊपर सॉरी हम नीचे बना दिए पर कोई गड़बड़ नहीं है, तो अपन देख सकते हैं क्या दिया, कि बेलन दिया। हम ये क्या क्या बना देते हैं कि बेलन बना देते हैं, है ना। अब क्या बोल रहा है इसमें, कोई बर्तन एक खोखला अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोला जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित, व्यास कितने दिया, 14 सेंटीमीटर। चलिए व्यास कितने दिया, पहले क्या आपको लिख देते हैं एक तरफ से, व्यास कितना है, व्यास हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, बर्तन की कुल ऊंचाई की, देखिए व्यास अगर है 14 तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, 7 हो गई ना, मतलब यहाँ से लेकर कि ये भी कितना हो जाएगा 7, है ना, ये भी कितना हो जाएगा, ये कितनी दूरी हो जाएगी इसकी 7 हो जाएगी, जो त्रिज्या वही खबर है ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। अब ये जो ऊंचाई बचेगी ये बेलन की, वो कितनी कहलाएगी, कुल ऊंचाई यदि 13 है, 13 में 7 घटाएंगे तो ये 6 बचेगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये 7 वाली इकाई छोटी 6 बड़ी, आप सिर्फ इसको बड़ा भी बना सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं, एक केवल समझाने के लिए बताएं। चलिए तो कितने हो गए, इसमें बेलनाकार भाग जो है उसकी ऊंचाई कितनी मिल जाएगी हमको, 6 सेंटीमीटर मिल गई। तो क्या बोला है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे क्योंकि सबसे पहले अर्धगोले का ऊपरी भाग यदि खुला हुआ तो ये चारों तरफ का भाग ये क्या करेगा, वक्र पृष्ठ का कार्य करेगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr, 2πr², ठीक है ना, प्लस जो ये बेलन है तो बेलन का ये वाला भाग तो खोखला, ये भाग
ये भाग जो है ये केवल सतह का कार्य करेगा, तो अर्धगोले का चारों तरफ क्या होता है 2 पाई आर एच। चलिए 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा आर प्लस एच बचेगा। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, फिर 4 का मान 7 और एच का मान कितना हो जाएगा 7, 7 कट गया, कितना बचा 22 दूनी 44 गुणे 7 6 13, गुणा कर दें 13 चौको 52 की 2, 5 13 चौको 52, 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आ जाएगा क्षेत्रफल। देख सकते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने पर इस तरीके से लगेगा कितना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन आप जो कैलकुलेशन करेंगे चित्र को समझेंगे तो आसानी से हल हो जाएंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा आएगा अगला क्वेश्चन क्या है 23 नंबर पे, ये लास्ट वाले 13 चैप्टर में है। इसमें आपको केवल माध्य, माध्यक, बहुलक 3 चीजें हैं। हम आपको 2 बातें बताएंगे बस, माध्य और बहुलक निकालना। निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं, परीक्षा दर में क्या निकालना, माध्य साक्षरता दर निकालना। क्या निकालना, माध्य साक्षरता दर निकालना। इसमें माध्य निकालने के लिए सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, सारणी बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हमें क्या कर देते हैं, सारणी बना देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, वर्ग वर्ग अंतराल। यहाँ पे क्या होता है बारंबारता, जिसका हम फ्रीक्वेंसी यक्स कह देंगे। फिर यक्स का मान निकालना होगा और लास्ट कॉलम किसका बनेगा, एफ एक्स का बनेगा, है ना। चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल ये दिया गया है, कितना दिया है 45 से 55, फिर 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85, और फिर दिया 85 से हमें क्या दिया है 95। ये इतना दिया है। बारंबारता क्या क्या दी गई है 3 10 11 8 3। एक्स का मान कैसे निकाला जाता है, तो इसका एक सूत्र होता है, एक्स को कहते हैं वर्ग चिन्ह। तो एक्स क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। निम्न वर्ग सीमा, जैसे निम्न वर्ग सीमा उच्च वर्ग सीमा, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं हायर लिमिट। ये निम्न वर्ग सीमा, ये उच्च वर्ग सीमा, बटे में 2। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों को जोड़ करके आप 2 का भाग दे दीजिए, पहली बात। दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच की संख्या लिखेंगे, वही आएगा। तो दोनों के बीच की देखिए, यदि आप जोड़ेंगे तो 100 आएगा दोनों में, 100 का कितना होता है 50, तो ये 50 लिख दीजिए। अब आपको क्या रखना, कब कितने का डिफरेंस है सब में 10, 55 10 65 65 10 10 10 का डिफरेंस है ना, जोड़ते जाइए। 50 10 60 10 70 10 80 10 90 10 100, ये हो जाएगा आपका एक्स का मान निकालना। इसके बाद एफ एक्स का मान, एफ का गुणा 50 गुणा 3 में करेंगे तो 150, 10 का गुणा 6 में करेंगे तो 600, फिर 11 का 7 में करेंगे 11 सत्ते 70, फिर थोड़ा सा इसमें, अच्छा यहाँ कहाँ तक की संख्या 90 तक, क्योंकि ये 100 नहीं होगा इसमें, संख्या जो है हमने ज्यादा लिख दिया था, केवल यहाँ तक की संख्या इसमें, ये याद रखना है। चलिए फिर इसके बाद 3 हो गया 4, 8 का गुणा 8 में, तो 8 9 64 640, 3 का 9 में 3 9 27 270। अब आपको याद रखना सूत्र क्या होता है, एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। चलिए तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 7 7 14 14 4 18 18 5 23 23 की 3 2 पहली आ जाएगी, 6 1 7 7 7 14 14 26 22 22 2 24। ये किसका मान आ गया सिग्मा एफ एक्स का मान। फिर किसका निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 0, और हो जाएगा 9 6 5 11 11 7 18 18 8 हो जाएगा 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा 35। ये इतना आ गया। इसके बाद तो चलिए इसका मान हम यहाँ पे रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 24 30, और इसका मान कितना दिया 350। ये इसको कट कर देंगे, इसको कट करेंगे जी कितना आ गया 243 बटे
35। इसमें यदि भाग भी आप करके देख सकते हैं तो आगे, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो रही है इसलिए अपन इसको शॉर्ट में बताते हैं। इतना कैलकुलेशन कर दीजिएगा, जो भी आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा उसको आपको कितने लिखना है, प्रतिशत में, क्योंकि क्या बोला है मात्र साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाया गया है ना, तो इसके आंसर प्रतिशत में लिख देना। ये भी आप याद रखना है, केवल सरल सा तरीका है। एक्स का मान निकालिए या एक्स का मान निकालिए, तो ये आपकी माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि है। चलिए अब आगे हमारा क्या था, इसमें बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या आता है, बहुलक ज्ञात करना। तो बहुलक में आपको सबसे प्लस पॉइंट ये होता है, इसमें आपको सारणी जो होता है, क्या सारणी जो है वह सारणी आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना पड़ता। इसमें बिना सारणी के आप मान निकाल सकते हैं, सूत्र आना चाहिए, बस हो गया। सूत्र पहले देखेंगे कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। एल प्लस F1 माइनस F0 कितना होता है सूत्र हमारा, F1 माइनस F0 बटे पे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है हमारा सूत्र। तो सूत्र मान क्या क्या है, F1 F0 F2 L H, ये सब का मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मान हमको किसका निकालना पड़ेगा, इसमें F1 का मान। F1 का मान क्या होगा, ये आपको वर्ग अंतराल जो दिए गए हैं फ्रीक्वेंसी है, इसमें आप ये देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 11। ये किसका मान कहला जाएगा, F1 का। उसके पहले वाला किसका मान, F0। इसके राइट साइड वाला किसका मान, F2 का। अब इसके ऊपर जाएंगे तो जो छोटी वाली संख्या वो L का मान, दोनों पे माइनस करेंगे वो H का मान। तो यहीं से आपको ध्यान देना। तो F1 का मान कितना हो जाएगा 11, F0 का मान कितना हो जाएगा 10, F2 का मान कितना हो जाएगा 8, L का मान किस वर्ग का 65 से 75 है ना, L का मान कितना होगा 65। दोनों में डिफरेंट कितने का है 10। बस इतना आपको लिखने के बाद मान रख देना। चलिए मान रखते हैं, L का मान कितना दिया है, L का मान दिया है 65 प्लस F1 का मान कितना दिया है 10, F0 का मान कितना दिया गया है, सॉरी F1 का मान कितना है 11, F0 का मान है 10 बटे पे 2, F1 का मान है 11 माइनस F0 का मान है 10, F2 का मान कितना है, H कितने का अंतर है 10 का। मान रख देते हैं 11 में, इसमें एक बचेगा, यहाँ पे 11 दूनी 22 माइनस 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 प्लस हो जाएंगे 10 8 18 गुणे 10 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, ये कितना आ गया 65। यहाँ पे देखेंगे तो एक बटे में कितना हो जाएगा 18 4 22 4 और गुणे पे 10, ऊपर करेंगे 2 दूनी 4 2 पंचे 10, कितना बचा हमारे पास 65, यानी 5 है तो 5 एक कम 5 बटे में 2, भिन्न का जोड़ 65 दूनी हो जाएगा 130, 5 बटे पे 2, 130 और 5 हो जाएगा 135 बटे में। इसको हल कर सकते हैं, 2 छक्का 12, 1 2 सत्ते 14, 67.5। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें हमने ये भी आपको सिखा दिया किसके बारे में, ये हम सिखा दिए हैं बहुलक। ये क्वेश्चन माध्य था, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में यदि बहुलक आ जाता तो आप कैसे निकालते, तो वो भी हमने बता दिया कि एक ही प्रश्न के दो तरीके। हालांकि प्रश्न में हमको केवल जो था यहाँ पे क्या बोला है माध्य निकालने के लिए बोला, पर हमने आपको बहुलक भी सिखा दिया है। तो आप बहुलक भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन था बहुलक वाला, आप ये देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना था, लेकिन हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन को बता दिया। तो सेम आप मेथड का यूज करके, सेम जो तरीका होते हैं वही आप सेम मेथड यूज करके इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या पता होना चाहिए, सूत्र। सूत्र को हमने सबसे सरल तरीका बता दिया है, F1 माइनस F0 बटे पे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमने बता दिया है। याद रखना सबसे बड़ी संख्या 23 है, ये हो जाएगा F1 का मान, इसके पहले वाला मान F0, इसके बगल वाला मान F2 का। ऊपर जब जाएंगे तो छोटी वाली संख्या L का मान, दोनों को माइनस करेंगे तो H का मान। बस उनकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, रख दीजिए, आंसर आपका
आ जाएगा। तो इसमें आप बहुलक निकाल लीजिए कि ये एकदम से इजी। इसके बाद ये 25 नंबर क्वेश्चन, ये किसके बारे में पढ़ना है? प्रायिकता के बारे में। ये क्वेश्चन हमें प्रोबेबिलिटीज दिए हैं। प्रायिकता में हम आपको केवल 2 ही सूत्र यूज करना सिखाएंगे। ये जो प्रायिकता के क्वेश्चन है, प्रायिकता के क्वेश्चन में केवल आपको 2 ही प्रश्नों को हल, 2 ही सूत्र आपको याद रखना है। कौन कौन से याद रखना है? पहला सूत्र आता है प्रायिकता का पीई बराबर एनई अपॉन एनएस, और दूसरा एक कौन सूत्र हो जाएगा? पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। ये 2 ही सूत्र हैं। 2 सूत्र की सहायता से पूरे प्रश्न हल हो जाएंगे। इसको हिंदी कहते हैं होने की प्रायिकता। पीई बार का मतलब होता है ई नहीं होने की प्रायिकता, है ना। चलिए इसमें हम देख लेते हैं क्या होता है। तो पहले इसमें क्या देखेंगे, बस कुछ नहीं करना है आपको, एन ई का मान लिखना है और इसका मान लिखना है, एन एस का मान लिखना है। फिर सूत्र आपको लिख देना है कि पीई बराबर एन ई बटे एन एस। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे को फेंकेंगे तो कुल सही अंक होंगे। पहले पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की बजाय 4 से बड़ी संख्या कौन कौन होगी? 5 होगी। क्या 5 होगी? 5 और 6 कितनी हो गई? 2। तो एन का मान कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 बटे 6। इसको कट कर कितना हो जाएगा? 1 बटे 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्या बोला सेकंड नंबर पे? एनएस का मान तो वही रहेगा। एन का मान कितना हो जाएगा? 4 से छोटी या उसके बराबर, मतलब 1 2 3 4 को भी लेना। तो एन का मान 4 और एनएस का मान जो होगा सही दिया रहेगा। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4 बटे 2 दूनी 4, 2 3 4, 2 बटे 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रायिकता सबसे सरल है। रुकी थोड़ा सा, हट जाना। चलिए अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या आता है? सुपर 30 क्वेश्चन में ये हमारा जो 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। यदि निकाला गया पत्ता इक्का हो तो प्रायिकता आप बताइए क्या होगी। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। हमने क्या बताया है, क्या पता हो? एन ई का मान और एन एस का मान हम निकालना सिखाते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिए। तो कुल कितने पत्ते हैं? 52। तो 52 एन एस बोला इक्का। इक्का कितने होते हैं? 10 की गड्डी में जो होते हैं 4 इक्का होते हैं, है ना। तो कलरफुल दो कलर के होते हैं पत्ते, जो होते हैं 2 कलर के होते हैं। तो 2 इक्का एक कलर के, 2 इक्का एक कलर के। एन का मान कितना हो जाएगा? तो आप पीई का मान जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? ई बटे एन बराबर 4 बटे 52। कट करेंगे तो 13। 1 बटे कितना जाएगा? 13। तो बोला इक्का नहीं होगा। तो जब नहीं होगा मेरे भाई तो क्या देखना है? एन का मान कितना होगा? कुल 52 पत्ते हैं, 4 इक्का होते हैं, तो नहीं होगा तो 48 हो जाएगा बस। बाकी तो आपका एनएस का मान 52 ही रहेगा। इसी प्रकार से आप ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, इसको भी आप कर सकते हैं। इजी है, जल्दी हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका जो दूसरा सेकंड नंबर आपको पता है ना फार्मूला, उस सेकंड नंबर फार्मूला के हिसाब से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। चलिए क्या दिया हमें? पीई मतलब प्रायिकता में दी गई है। ई नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ई नहीं होने की प्रायिकता मतलब क्या होता है? मतलब पीई बार का मान निकालना। देखिए हमें फार्मूला क्या पता है? पीई प्लस पीई बार, मतलब ई नहीं, ये नहीं बोला ना, ई नहीं, इसको अपन ये लिखिए बराबर कितना होता है? 1 होता है। चलिए इसको मैं कितना 0.05 पीई बार का मान निकालना बराबर 1। तो यहाँ पे देखिए पीई बार बराबर कितना हो जाएगा? 0 माइनस 0.05। इसको माइनस का कितना हो जाएगा? 0.9। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देगा, ऑब्जेक्टिव में ये देगा तो उसमें भी आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। 27 नंबर कंप्लीट हुआ। 28 नंबर क्वेश्चन, ये भी हम आपको केवल इसमें हम एनी का मान बता देंगे। इसको केवल हम बता रहे हैं, बाकी सॉल्व आप लोगों को अपने हिसाब से ही करना है। अपने हिसाब से मतलब एनी एनएस का मान बता देंगे तो आप नहीं कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन हमने प्रायिकता के बता दिए, तीसरे क्वेश्चन को हम बता ही रहे हैं अभी। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए इसमें किसका मान निकालना है? एनई का मान कितना हो जाएगा और एनएस का मान कितना होगा, ये हम बता रहे हैं आपको, है ना। चलिए इसमें क्या बोला? एक अभाज्य संख्या
एक पांचे के एक बार फेंका जाता तो एनएस का मान 6 होगा। एक अभाज्य संख्या पर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 अभाज्य संख्या बोला कौन कौन सी होगी, 2 3 5, कितना हो जाएगा, यानी कि हमारे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 और 6 के बीच की संख्या क्या हो जाएंगी, 2 और 6 के बीच की संख्या 3 4 5, इसमें भी 3 हो जाएगा, यानी का मान, इसका मान यानी का मान कितना हो जाएगा, इसमें 3, इसमें यानी का मान कितना हो जाएगा। एक विषम संख्या, विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 3 5, कितनी हो गई टोटल, मतलब सभी में एन का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एनएस सभी में एनएस का मान कितना होगा, 6 होगा। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो सभी ने सरल बता दिए, पी बराबर एन ई बटे एन एस करना है, इजी है एकदम। फिर 29 में भी यही है, इसमें बस एन ई और एन एस का मान आपको निकालना सीखना है। एन ई और एन एस का मान यदि आपसे आने लगा, यदि एन ई और एन एस का मान आपसे आने लगा है तो आप आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं, है ना। चलिए फर्स्ट नंबर क्या बोला, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। तो फर्स्ट नंबर देखिए, एन ई का मान और किसका मान निकालना है, एन एस का मान निकालना है। एन ई और किसका मान निकालना है, एन एस का मान निकालना है। एन एस का मान कितना हो जाएगा, 3 5 काली, 5 3 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो गया। फिर बोला है एन ई का मान कितना होगा, लाल हो, लाल कितनी है, लाल और रेड, रेड कितनी है, 3 है, प्रायिकता से बन ही जाएगा, कितनी हो जाएगी प्रायिकता, बताइए जल्दी जल्दी, 3/8। सेकंड नंबर पे आइए, बोला लाल नहीं होगा, अरे मेरे भाई जब लाल नहीं होगा तो काली होगी, तो काली कितनी, 5 है, तो कितना हो जाएगा 5, और एनएस का मान कितना हो जाएगा, 8 ही रहेगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 5/8, इजी है एकदम। फिर लास्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का सुपर 30, जो हम क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, हमने बताना भूल गया था स्टार्टिंग में, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में बता रहे हैं, यहाँ से जो भी हमारे प्रश्न आएंगे। चलिए क्या बोला है, 72 और 48 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम को फार्मूला लगा करके चेक करके बताइए कि आंसर सही है या गलत है। तो चलिए बच्चों, पहले 72 का निकाल देते हैं गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, सॉरी लिखना, 2 से 36, 2 से 18, 8, 24, 72, ये हो गया। फिर किसका निकाल देते हैं, 48 का, 2 2 4, 2 8, 2 16, कितना, 2 4 2 8, 2 16 48, 36, 72, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और क्या निकालना है, एलसीएम। चलिए एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ हमें क्या होता है, एचसीएफ पहले एलसीएम सिखा देते हैं ना, सॉरी एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है। तो देखिए यहाँ भी एक एक दो है, 2 लिख दिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लिख दिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, इसको भी लिख दिए, 1 3 यहाँ, यहाँ इसको भी हमने लिख दिया, कितना जाएगा, 2 4 2 8 3 24। अब क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम में देखना है नंबर संख्या कौन कौन सी हैं, 2 है और हमारे पास 3। यहाँ पे यदि हम देखेंगे, यहाँ पे 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 बार लिखा है, और 3 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 4 बार है, और 3 कितनी बार है, 1 बार है। तो हमको अधिकतम देखना है, अधिकतम यहाँ 4 बार है, यहाँ पे 4 लिख दिए, 3 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 बार करते हैं, है ना। दो बार कर दिए। चलिए इसका हम क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, 2 को 4 बार, तो 2 4 2 8 2 लिख देते हैं पहले, 3 को 2 बार, क्या हो जाएगा, 2 4 2 8 2 16, 3 त्रिकाई 9, 16 नहीं है 144, ये आ गया हमारा क्या, एलसीएम आ गया, क्या आ गया,
एलसीएम आ गया। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। इसका चेक करने का सूत्र क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, 72 और 48। 72 और क्या है 48। एचसीएफ गुणे एलसीएम तो कितना है 144 एलसीएम और एचसीएफ कितना है 24। इनको दोनों को हम क्या कर देते हैं, गुणा करके चेक कर लेते हैं। जल्दी से इसको अपन चेक कर लेते हैं। तो आ जाएगा 2 से 16 की 6 15 7 56 की 6 8 5 28 तो 44 गुणे, चलिए एक तो हमारा मल्टीप्लाई हो गया ना। सेकंड नंबर वाले को भी चेक कर लेते हैं, जल्दी से गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना आ गया 34 56, यहाँ पे 35 16। शायद है कि मल्टीप्लाई थोड़ा सा गलत हो, फिर से पहले एक मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं। 48 में 72 का 2 से 16 से यहाँ से देख 2 चौक 8 9 7 56 से यहाँ से 7 चौक 28 5 33 की हो जाएगा 6 9 से 15 5 3 4 3 34 56। ये मल्टीप्लाई थोड़ा सा हमारा गलत हो गया था, इसको हमने फिर से कर दिया है। चलिए हमारे पास कितना आ गया इसके आंसर 34। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों साइड हमारे बराबर आ रही है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब दोनों संख्या को गुणनफल करें और अच्छे से दोनों साइड एलएचएस में और आरएचएस में दोनों में अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज हम सुपर 30 जो क्वेश्चन थे वो आपको पूरे सॉल्व करके ही बताए हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं तो वो भी हम आपको बताए हैं कि इनको सॉल्व किस तरीके से करना है। हमने पूरी वीडियो बना के आपको दे दिया है। हमारी वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से बाकी विषय के जो भी मोस्ट क्वेश्चन होंगे उसकी जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जो हमारा है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद।